अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल मैंने अपनी पोएम जो जंगल में चुनाव का सेकंड लास्ट एपिसोड दिया था, है ना, तो उसमें कई मैंने लास्ट में एग्जिट पोल दिया था जिसमें मैंने हैंग गवर्नमेंट बनाई थी। और कई साथियों के कॉल आए कि वो उन्होंने उसका जरिया पूछा, किस सोर्स पूछा, किस तरीके से आखिर मैं उस हैंग गवर्नमेंट पे आ पा रहा हूँ। तो मैं बता दूं आपको कि मैंने कोई भी डाटा आज तक, जब भी मेरी एक्यूरेसी 100% एक्यूरेट होने के पीछे कारण भी यही रहता है कि मैं पूरी स्टडी और एक्यूरेसी के साथ कोई भी चीज सामने रखता हूँ। ये भी जो मैंने एग्जिट पोल किया है वो 101% एक्यूरेसी के साथ डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और लोगों के सर्वे, और यहाँ तक कि जो लोग कह रहे हैं, ऑडियंस की जो रिस्पॉन्स, उनकी साइकोलॉजिकल स्टडी, हर चीज को करने के बाद मैं इस कंक्लूजन तक पहुंचा था। और ये चीज मानने वाली बात है कि जैसे बीजेपी ने चुनाव को लड़ा है बिना कुछ काम किए भी, या कम काम किए, जो वादों को पूरा ना करने के बाद भी जैसे वो चुनाव जीतते हैं, इस चीज में अच्छी तरह से ये समझने की चीज है। मतलब विपक्ष के लिए एक अच्छा सा स्टडी है कि वो इस चीज को स्टडी करे, समझे कि आखिर उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है कि वो चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। अगर मैं यूं कहूं कि अगर इसको विपक्ष जिस तरीके से इस बार लामबंद हुआ था और बहुत अच्छा अगर वो फाइट करता, तो निश्चित तौर पे वो बहुत ही 350 प्लस की पोजीशन में था। यहां तक मैं कहूं कि 400 प्लस के पोजीशन में था। लेकिन उसके बाद भी हैंग गवर्नमेंट की पोजीशन कहां से आ रही है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने अब तक स्टडी किया है, मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर ये एग्जिट पोल दे रहा हूं। मैं किसी के प्रति कोई बायस नहीं हूं। और उसके पीछे मैं लॉजिक भी बताऊंगा कि अगर मैं दिल्ली में 5 सीटें दे रहा हूं तो उसके पीछे कारण क्या है, और कहीं मैं सीटें उत्तराखंड में अगर बीजेपी को 5 दे रहा हूं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है। हर चीज के साथ लॉजिक के साथ बताऊंगा। ये नहीं कि मैं आंख बंद करके जो भी चीजें हैं वो बता दूंगा। सब चीजों का एक एवरेज निकाला है, मीन निकाला है। जो हालांकि अगर मैं एक मीडिया की बात करूं तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस की लड़ाई केवल बीजेपी से नहीं थी, अलायंस की लड़ाई केवल बीजेपी से नहीं थी, उनके बहुत ज्यादा बड़े संसाधनों से थी, उनके बहुत बड़े हिस्से से थी। क्योंकि शुरुआत में जब केजरीवाल जी अंदर थे तो उस समय भी एक अलग माहौल बना हुआ था। तो शुरुआत के 2-3 फेज में जो साउथ इंडिया का चुनाव कराना, इतने लंबे समय में चुनाव को लेकर जाना, अलग अलग समय में प्रधानमंत्री के द्वारा अलग अलग स्टेटमेंट देना, यहाँ तक कि 400 सीटों का नारा देकर एक साइकोलॉजिकल बढ़त बढ़त बनाना कि हम तो जीत ही रहे हैं, नॉर्थ इंडिया में जीत रहे हैं, तो तुम साउथ वाले दो वे वोट दे दो। तो इस तरीके से साउथ वालों में भी 2 या 3% का भी अगर उन्होंने इससे स्विंग किया है तो वो उनको रिजल्ट में नजर आने को मिल सकता है। हालांकि तमिलनाडु में मैं नहीं देख पा रहा हूं कि उनको मिलेगा वेटेज, एक सीट हो भी सकता है, अदरवाइज वो भी नहीं नजर आता है। केरला में भी नजर नहीं आता। लेकिन आंध्रा में वाकई में उनकी पोजीशन इस कारण से बन जाती क्योंकि उनका मुकाबला वहां पे जो है वो रेड्डी साहब से थी, है ना, YSR जो रेड्डी हैं। और यहाँ तक कि टीडीपी से समझौता करके और एक और पार्टी से समझौता करके, वो भी टीडीपी ने जैसे कि मुस्लिम आरक्षण की बात की हुई थी, उनके मैनिफेस्टो में था, तो मुस्लिम को अपने साथ मिलाने की कोशिश करके उसके साथ, हालांकि बाकी अगर ये पहले करते तो उनको इसका नुकसान नॉर्थ इंडिया में हो सकता था, लेकिन नॉर्थ इंडिया में ये मुद्दा उन्होंने बनने नहीं दिया। बड़ी ही रणनीति के साथ उन्होंने हर एक चीज पे काम किया है। जैसा कि मैं कहा ना, मैं अपनी जंगल में चुनाव जो पोएम लिख रहा हूं तो मैं थ्रूली इन चीजों को स्टडी कर रहा था। 80% मेरी पोएट्री पहले कंप्लीट थी, 20% जो मैंने एडिटिंग के साथ किया है, इलेक्टोरल बॉन्ड को ऐड किया और भी कई चीजों को किया है। तो मैं इसलिए इसको थ्रूली देख रहा था कि वो किस रणनीति से कैसे काम कर रहे, कैसे कैसे कौन से स्टेटमेंट कब दिए जा रहे हैं। मंगलसूत्र वाली स्टेटमेंट राजस्थान में क्यों दी जा रही है, क्योंकि वहां गहनों से काफी एक अटैचमेंट रहता है। तो हर एक चीज उनकी रणनीति के अनुसार नपी तुली रही है। अब ये बात अलग है कि जनता क्या इन चीजों को समझ पाई या नहीं समझ पाई, क्या वो भावनाओं में बही या नहीं बनी बही। जो बीजेपी के खिलाफ एक बहुत बड़ा जो एंटी इनकम्बेंसी थी, लोगों में अग्निवीर को लेकर काफी गुस्सा था, इन सब चीजों का जो दायरा क्या पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित रह गया, बिहार तक रह गया, यूपी तक भी कुछ हिस्सों में रहा, या पूरे देश में क्यों नहीं हो पाया। तो बहुत सारी चीजों को हमने देखना है। मैं कोई भी चीजें आसमान में हवा में तीर मारने का काम नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ देने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरे लिए खुद भी अपने आप को आजमा रहा हूं कि क्या मेरी जो एनालिसिस है वो कितनी ज्यादा एक्यूरेसी रही है।
शुरुआत हम दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और जे.एंड.के से ले रहे हैं, है ना। ये यहाँ पे जो इन 5 राज्यों में टोटल 40 सीटें थी, जिसमें से 26 जो है इंडिया अलायंस के पास आ रही है और 14 जो है वो पंजाब में, इसमें क्या नाम है, बीजेपी के पास आ रही है। इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ कि दिल्ली में जैसे 5 सीटें दी है और 2 सीटें जो है बीजेपी को दी है, हालांकि 4 और 3 का आंकड़ा भी नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे कि सभी मीडिया ने 7 की 7 सीटें बीजेपी को दी है। मैं एक चीज यहां बताना चाहूंगा कि करंट था, वेव था, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार्यकर्ता जो थे वो आपस में तालमेल नहीं बना पाए। मेरा जहां तक मानना है कि जो दिल्ली के अंदर जो चुनाव में जो कैंडिडेट्स दिए गए थे, उन्होंने भी वो मेहनत नहीं की, वो जो बजाय बीजेपी के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने जो मेहनत की उसकी तुलना में जो अलायंस के कैंडिडेट्स ने नहीं की। फिर भी कन्हैया कुमार को एक सेलिब्रिटी होने का बेनिफिट मिला, क्योंकि वो शुरुआत में अच्छे वक्ता रहे हैं, तो इसका बेनिफिट मुझे मिलता है, वो श्योर सीट नजर आती है। दूसरे जो है महाबल मिश्रा, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का जो कैडर है वो गरीब तबका है, और गरीब तबके से वो शुरुआत से जुड़े रहे हैं, पहले के एमपी रहे हैं वो कांग्रेस के, तो इस कारण से उनको भी इसका वेटेज मिलता नजर आ रहा है। दूसरे तीसरे में कुलदीप कुमार, क्योंकि जो एक तो दलित समुदाय से आते हैं और काफी गरीब समुदाय से हैं, तो इस कारण से उन्होंने एक अपना जो माहौल अच्छा सा बनाया था। तो ये 3 सीटें तो 101% जो है आम आदमी पार्टी के नजर में के फेवर में नजर आती हैं, और 2 सीटें और भी हैं, और जबकि जैसे नई दिल्ली की है वो बीजेपी के फेवर में नजर आ रही है। लेकिन मिला जुला कर यहाँ पे 5 और 2 के पीछे लॉजिक ये दिया है, लॉजिक मेरा ये रहा है कि जो ओवरऑल जो एक केजरीवाल के खिलाफ जो माहौल बीजेपी बना पा रही थी, वो भी उन्होंने उसको कैश करने में कामयाबी उनको मिली है। ये नहीं है कि उन्होंने जो है बहुत आसानी से इनको इस चीज का एज लेने दिया है। तो इस कारण से, हालांकि अदरवाइज नहीं तो 7 की 7 सीटें यहाँ पे अलायंस को मिल सकती थी, लेकिन जो वे भी अच्छी तरह से मुद्दों को उठा पाना, दूसरे जो अगर मोदी के इमेज पे वोट लिया जा रहा है तो मोदी के बार बार उनको झूठा साबित करना, उनके ये चीजों को बहुत अच्छे लेवल पे अगर किया जाता बार बार तो सीटों का बेनिफिट हो सकता था, लेकिन वो चीजें नहीं हो पाई। बाकी तो रिजल्ट बताएगा। तो इस हिसाब से 5 और 2 का यहाँ आंकड़ा कहता है। हरियाणा में जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर बहुत ज्यादा रोष था और किसान आंदोलन को लेकर, और लोगों में जबरदस्त गुस्सा था, खासकर नायाब सैनी को जब लास्ट में बनाया तो उस कारण से जाट बहुल एरिया जो थे और जाट वोट कैडर जो कि बीजेपी का फेवर कर देता, वो भी बहुत हद तक पीछे हटा है। तो इस कारण से वहां पे भी हरियाणा में 7-8 सीटें लेने की पोजीशन में इंडिया अलायंस थी। लेकिन उसके बाद भी जैसा कि मैंने कहा ना कि मैंने जो मीन मीडियन मोड और कई और चीजों को भी हेल्प लेकर, जैसे कि अलग अलग मीडिया में क्या कवरेज आ रही है उन सबको लेकर किया, तो उस आधार पे मुझे 6 सीटें मिनिमम नजर आती है जो कि वो इंडिया अलायंस के पास है, और 4 सीटों पे टक्कर है बीजेपी की, और जिसमें से 2 सीटें वो आराम से ले भी सकते हैं। अब पंजाब की बात करूं, यहाँ मैंने 13 सीटों का किया है, एक चंडीगढ़ को 14 वो है, वहां पे इंडिया अलायंस जीत रही है, और 12 सीटें यहाँ पे, क्योंकि देखिए पंजाब के अंदर एक वेव था कि बीजेपी ने जैसे किसानों को दिल्ली नहीं घुसने दिया, वैसे पंजाब में बीजेपी को वो नहीं घुसने देंगे। इस तरह का उनके अंदर काफी अंडर करंट था जिसका वो काम चल रहा था। हालांकि जो अकाली दल है उनका अच्छा कैडर है, उनके पास अच्छा संगठन है, और गुरुद्वारे से जुड़े हुए लोगों का अच्छा साथ है, इस कारण से उनको संगठन का साथ अच्छा मिलता हुआ नजर आया है, और उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छी फाइट दी है, जिस कारण से 1 या 2 सीटों पे उनकी बढ़त और अच्छी टक्कर नजर आती है। लेकिन ओवरऑल में फिर भी सीटों में कन्वर्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसको लेकर आश्वस्त नहीं हो, लेकिन 12 सीटें मुझे नजर आती है कि इंडिया अलायंस, और जो इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस और बीजेपी, आप कांग्रेस एंड आपकी झोली में ही जा रही है। एक सीट जो है वो अकाली दल के पास आ सकती है, और बीजेपी की जो बातें की जा रही है मुझे उसमें कोई मतलब वोट कन्वर्ट होकर सीट में कन्वर्ट होना मुझे नजर नहीं आता है। हाँ, उत्तराखंड की कहूं मैं, 5 की 5 सीटें बीजेपी के फेवर में नजर आती है, एक सीट पे ज्यादा टक्कर है, इसलिए मैंने इंडिया अलायंस के खाते में डाला है। अदरवाइज वहां पे जो है 4 सीटें जो है बीजेपी के खाते में। एक्चुअली क्या है कि उत्तराखंड में हिंदुत्व को लेकर काफी ज्यादा वो फीलिंग्स है उनके अंदर, और कहा ना कि बीजेपी ने खासकर जैसे कि बोला जाना कि हम अनाज दे रहे हैं, बजाय इसके कि जो अनाज दे रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पे दे रहे हैं, और इनडायरेक्ट जो उनसे पैसे ले ले रहे हैं,
ले रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं पेट्रोलियम पे ही कितनी जीएसटी उन्होंने एक्स्ट्रा ले ली, कितना जीएसटी कह रहा हूं मैं, कितना टैक्स एक्स्ट्रा ले लिया। अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे, अनिवार्य वस्तुएं होती हैं, पहले उनकी संख्या ज्यादा थी, अब उसमें भी टैक्स ज्यादा लग रहा है ना। 5% वाले की जगह अगर 18% की जगह 22%, ऐसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, टैक्स का स्लैब ज्यादा हो तो वहां पे उतना बेनिफिट जो है किसानों का वो दिखाई नहीं, नजर नहीं आता, उनको अपना लॉस नजर नहीं आता। अगर वो मोबाइल में ही खर्च कर रहे हैं, पहले 50 रुपए का डीटीएच होता था, फ्री ऑफ कॉस्ट लोग तार वैसे डालते थे, लोकल होते थे। आज वो 300-300-400 रुपए दे रहे हैं, उसके साथ टैक्स भी दे रहे हैं। 100 रुपए का तो मिनिमम टैक्स सरकार के पास चला जा रहा है। तो ये सब चीजें जो नजर नहीं आ रही है, और बदले में उनको बेनिफिट के तौर पे थोड़े डायरेक्ट बेनिफिट दे दिए जा रहे हैं। इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से विपक्ष उजागर नहीं कर पाया, पूरे चुनाव में इस चीज को अच्छा मुद्दा नहीं बना पाया। यही कारण है कि जो चीजें उत्तराखंड में केवल हिंदुत्व का वेव चला आना, खासकर जो अभी मैं उन राज्यों पे भी आऊंगा जो राज्य जो है इन कारणों से, मोदी की इमेज के कारण, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उनकी जो मोदी जी की जो इमेज रही है वो उस चीज को बीजेपी ने अच्छा कैश किया है, शुरुआत से ही कैश करते आए हैं और अभी भी कैश किया है। और इंडिया अलायंस जो कि बार बार मोदी जी ने इस बार गलतियां की, जैसे कि वो अदानी अंबानी की टेम्पो की बात बोल गए, लेकिन उस दौरान इस चीज को इन्होंने अच्छे तरीके से मुद्दे हर घर घर तक पहुंचा पाने में सफल नहीं हो पाए। यहां तक कि जो टीडीपी के साथ इनका अलायंस था, जो कि मुस्लिम आरक्षण की बात कर पा रहा था, उस चीज को ये जो है हिंदुत्व के नाम पे जहां वोट ले पा रहे हैं, वहां ये बात नहीं कैश कर पाए। जो बीफ एक्सपोर्टर से जो वो चंदा ले रहे हैं और एक तरफ बीफ को बंद करने की बात करते हैं, ये दोहरा चरित्र को भी दिखा पाने में विपक्ष हर मोर्चे पे नाकाम रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि रणनीति की बहुत तगड़ी कमी नजर आई, अदरवाइज बहुत ज्यादा सीटों में नजर आ जाता, लेकिन वो चीजें नहीं आई। जम्मू कश्मीर में तो ये हालत थी कि जो अगर जम्मू कश्मीर की बात करें 5 सीटों में, तो जो 3 सीटें हैं जो खासकर कश्मीर का एरिया ये सब है, वहां तो बीजेपी लड़ी नहीं, क्योंकि उनको नजर नहीं आ रहा था अपना 370 का, उनको पॉजिटिविटी कुछ नजर नहीं आई। तो इस कारण से जो है वहां 3 सीटें इंडिया अलायंस को और 2 सीटें जो है बीजेपी को नजर आ रही हैं। 2 पे भी हालांकि टक्कर है, फिर भी वो सीट में कन्वर्ट हो पा रही है, जैसा कि मुझे सभी सर्वे और जितने भी आंकड़े हैं और वहां के जो जब भी जैसे कि जब भी रैली होती है तो लोगों का जो रिस्पॉन्स सामने से देखने को आता है। तो एज ए टीचिंग प्रोफेशन में होते हैं तो सामने वाले को कितना समझ में आ रहा है या कितना फेवर कर रहा है, हम उन चीजों को भी स्टडी कर पाते हैं। तो मैंने उसको भी एक आधार बनाया है। उस आधार पे मुझे टोटल ओवरऑल, जैसे मैंने कहा कि यहाँ 40 में से 26 सीटें इंडिया अलायंस को और 14 सीटें जो है बीजेपी को नजर आती हैं। अब इसके बाद हम अगली बात करें कि साउथ इंडिया, है ना। साउथ इंडिया मैंने अभी ऐसे स्टेट लिए हैं जिसमें अभी इंडिया अलायंस आ गया, अभी आगे मैं लूंगा जहां पे बीजेपी काफी अच्छे वेटेज में है। तो साउथ इंडिया में टोटल 129 सीटें थी, है ना। मैं उन सीटों की बात कर रहा हूँ जो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, है ना, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, है ना। तो इसमें देखिए कि केरल के अंदर कितनी भी बातें की गई हो, कितना भी सब कुछ रहा है, लेकिन ओवरऑल मिलाकर केरल में 19 सीट्स जो है वो इंडिया अलायंस की कंफर्म है, 20 भी हो सकती हैं, है ना। तो केरल के अंदर 19 क्यों कंफर्म है? क्योंकि एक सीट पे टक्कर जरूर है, लेकिन क्या वो वोट बैंक कन्वर्ट, क्योंकि देखिए वहां पे सीपीआईएम और कांग्रेस है, दोनों ही हैं, आपस में ही टकराते हैं, मिला जुला कर उनकी रणनीति, जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने टक्कर की है, लेकिन मिला जुला कर वो इंडिया अलायंस का साथ भी देते हैं। तो केरल के अंदर जो है बीजेपी जो सीट में कन्वर्ट कर पाएगी इसको लेकर मैं डाउटफुल हूं, लेकिन ओवरऑल मिलाकर मुझे 19 सीट तो मिनिमम नजर आ रही है कि वो इंडिया अलायंस के पास ही है। कर्नाटका जो है, हालांकि जितने भी मैंने अभी मीडिया को देखा है ना, जो आजकल मीडिया में तो हर वक्त गुणगान ऐसा होने लगा है कि वो लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग तक नहीं करते, तो इसमें कोई छिपाने वाली बात ही नहीं रह गई कि मीडिया आज भारत का मीडिया वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 की घटिया मीडिया में से एक हो गई है। जिन्होंने प्रश्न पूछना तो अपना समझ लीजिए कि उनके पास प्रश्न पूछने का तो मतलब ही नहीं कि वो प्रश्न पूछ ले, तो इस तरीके से उसकी बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। तो जो कर्नाटका है वहां 16 सीटें जो है बिल्कुल ही बिल्कुल नजर आ रही है किसके,
वो इसके जो इंडिया अलायंस के, और 12 सीटें जो है वो बीजेपी का। हालांकि जो वहां पे जो बार बार जो केस हुआ था, है ना, जो रेपिस्ट वाले मामले थे, है ना, उस चीज को ये बीजेपी, क्योंकि उसके बाद वो अगले इलेक्शन में उनको नुकसान जरूर होगा, लेकिन उस समय वो पूरी जगह तक वो नहीं पहुंचा पाए, है ना, जो इंडिया अलायंस के लोग थे। और जैसा कि क्या कहते हैं इनको, कर्नाटका के अंदर जो है देवेगौड़ा और उनकी फैमिली जो जेडीएस है, वो सारी चीजों का बेनिफिट जैसे बीजेपी को नुकसान होता दिखा तो उनकी तरफ डाल दिया। तो इस चीज को मिलाकर मैं 12 सीटें वहां कर्नाटका में अभी भी देख पा रहा हूं कि वो जो है बीजेपी के फेवर में है, लेकिन 16 मिनिमम सीट जो मुझे लगती है, मिनिमम 16 सीट जो है वो इंडिया अलायंस के पास जा रही है। तेलंगाना जो है, यहाँ पे जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनकी स्टेटमेंट, उनकी भाषण, है ना, रेवंता, क्या नाम है उनका, मैं नाम अभी एक्चुअली माइंड में एकाएक नहीं आता है वीडियो बनाते वक्त, है ना, तो उनकी जो है अच्छी बातें उन्होंने अच्छे तरीके से रखी है, स्पीच भी उनका इम्प्रेसिव रहा है। तो तेलंगाना में जैसा कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, लेकिन 12 सीटें मुझे फिर भी नजर आती हैं कि कम से कम 12 सीटें वहां पे जो है इंडिया अलायंस को है, और 5 सीटें जो हैं वो किसके पास है, बीजेपी के पास है। तमिलनाडु में भी मैंने बहुत ज्यादा वेटेज किसको दिया है, इंडिया अलायंस को ही दिया है, क्योंकि 38 सीट, कहा ना कि वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। इन साउथ इंडिया के अंदर देखे बीजेपी ने हद से ज्यादा मेहनत की है, लेकिन वोट में कन्वर्जन मुझे नजर नहीं आ रहा है। वहां वहां के स्पेशली अलग अलग जो मीडिया है उनको भी मैंने कवर करके उनको देखा, वहां के पत्रकारों की बातें भी मैंने सुनी उसके आधार पर, लेकिन मुझे ऐसा नजर नहीं आया कि वहां वोट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से 38 और 1 का आंकड़ा है। अब आंध्रा की बात करें, जहां पे बीजेपी को बहुत ही ज्यादा, बीजेपी ने बहुत अच्छा मोर्चा मारा है, क्योंकि वहां लोकल नेता थे, है ना, और लोकल नेता जो भी है उनके खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो उसको कैश करने में बीजेपी सफल हो पाई है। तो इस चीज को समझना है कि आंध्रा के अंदर जो वाईएस रेड्डी है और टीडीपी में, दोनों में टक्कर थी। बीजेपी ने टीडीपी को अपने साथ मिलाकर और टीडीपी के माध्यम से मुस्लिम आरक्षण की बात कराकर एक रणनीति से करके, मोरल तो, मोरल के हिसाब से तो मैं बिल्कुल ही नैतिकता के आधार पे गलत है कि आप एक तरफ से मुस्लिम आरक्षण को लेकर पूरे विपक्ष को घेरते हैं और खुद मुस्लिम आरक्षण देने वाली पार्टी के साथ खड़े हैं, लेकिन उसका बेनिफिट उनको आंध्रा में तो मिलता हुआ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि वाईएस रेड्डी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो बीजेपी के टीडीपी के साथ मिलने के कारण हिंदू वोट का उधर डाइवर्ट होने से वेटेज मिला है, और इस कारण से 14 सीटें कम से कम टीडीपी के पास नजर आ रही हैं, और 10 सीटें जो वाईएस रेड्डी के पास तो आती हैं, इंडिया अलायंस का एक मान ले, लेकिन ये जो है मुझे लगता है कि टीडीपी ने कभी भी जिसके साथ अलायंस करके चुनाव लड़ा है ना, यानी कि अगर मैं बात करूं चंद्रबाबू नायडू की, तो उन्होंने कभी भी उसके साथ सत्ता नहीं बनाई है। ये बहुत ही मतलब मौके के हिसाब से राजनीति करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भी पॉसिबल है कि ये अच्छी बार्गेनिंग की पोजीशन में रहे जब चुनाव खत्म हो जाए, और उस समय ये इंडिया अलायंस के साथ भी खड़े हो सकते हैं। खासकर नीतीश कुमार हो गए, टीडीपी के हो गए, और कुछ हमारे नॉर्थ ईस्ट के पार्टियां हो गई। तो इस तरीके से वो किसी के भी पास जा सकते हैं। मैं बिल्कुल नहीं, बार्गेनिंग कैपेसिटी इनके पास होगी और पैसा बीजेपी के पास होगा, लेकिन अगर इनको लगता है कि जो है कुछ ना कुछ लोकतंत्र और संविधान की बात अगर कुछ होगी तो उसमें ये लोग काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूपी, बिहार और झारखंड। एक चीज मैं बता दूं ऊपर कि ये 129 जो सीटें थी, इसमें से 86 सीटें हमारी जो है वो इंडिया अलायंस के पास, 33 जो है बीजेपी के पास, और 10 सीटें जो है वो अन्य के पास। ये 10 में से मैं मान लेते हैं, वाईएस रेड्डी की बात कर रहा हूं, ये या तो इंडिया अलायंस में जाएंगे या तो बीजेपी के भी साथ ये भी जा सकते हैं। यानी कि यूं कहें तो 25 की 25 सीटें भी किसी भी तरफ पलटा मार सकते हैं। तो ये मेरा अपना आकलन है। मैं जैसा कि राजनीति को अब तक देख पा रहा हूं, अपनी पोएम को लिखने के लिए मैंने बहुत सारी मेहनत की थी, और उसके आधार पे जो मैंने किया है, तो उसके आधार पे ये बात कह रहा हूं मैं। बाकी तो अब वक्त बताएगा, नतीजा बताएगा। हाँ, नेता, भारत के जो नेता है वो सबसे सस्ते और सबसे गिरे हुए लोग हैं। तो इस कारण से मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बेशक बुरा ना माने कोई भी, लेकिन ये सच्चाई हो गई है कि उन्होंने युवा पीढ़ी को ऐसा एक
आदर्शवादी वो देना था, वो उन्होंने वो दिया नहीं। उन्होंने कोई भी बात कहते वक्त उनको कोई परहेज नहीं होती, कभी भी कुछ भी कह देते हैं। इसलिए ये चुनाव मुद्दों की बजाय अन्य बिखरे हुए मुद्दों पे बिखरता रह गया, और उसके बाद भी जनता भी उस चीज को नहीं समझ पा रही। तो देखिए, अब हम उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की बात करें। यहाँ 134 सीट्स थी हमारे पास, जिसमें से 60 जो है वो नजर आती हैं कि इंडिया अलायंस को, और 74 जो है वो बीजेपी को। सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पे देखिए कि यूपी के अंदर जो इलेक्शन रहा है वो बहुत ही ज्यादा अंडर करंट, तो बहुत ही ज्यादा देखने को, जब भी देखते हैं आप डिजिटल मीडिया और इधर उधर के और न्यूज़पेपर वगैरह को भी देखते हैं, तो वो आपको नजर आता है कि वो अंडर करंट लोगों में है जो बीजेपी के खिलाफ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्होंने, जो है जयंत जो है उनके साथ वो किया, क्या नाम है, पश्चिमी यूपी के अंदर, और उसके बाद जो किसानों के जो आंदोलन को भी उन्होंने दबाया, रूपाली का जो राजपूतों वाला मुद्दा था उसको भी दबा दिया, अन्य अन्य मुद्दों में वो अलायंस को भटकाते चले गए। और अलायंस जो है वो बजाय उन मुद्दों को पकड़ के रखता, हर एक लंबे, इतने लंबे समय का जो चुनाव था पकड़ के रखता और आगे ले जाता, तो उसको बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता था। वो बेनिफिट होने से रोक दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी में जो अच्छा मुकाबला इंडिया अलायंस 50 पे आ सकती थी, वो वहां पे 30 पे नजर आ रही है। और बीजेपी, क्योंकि एक योगी का और जो मोदी का, दोनों की तालमेल नहीं बन पाना, वो उस चीज को उजागर नहीं कर पाना, यहाँ तक कि ऐसे स्टेटमेंट देना जिससे कि मतलब चुनाव उनके फेवर में ना आए। मोदी जी के भाषणों में कई गलतियां हुई, उसको भी कैश नहीं कर पाना, है ना, झूठा सिद्ध करना, कहते हैं ना, झूठ की गारंटी, झूठ की गारंटी, ये शब्द जनता तक बहुत ज्यादा पहुंचा पाना, ये नहीं पहुंचा पाए। मिला जुला कर सभी लेवल पे नेताओं ने वो एकजुटता के साथ वो एक माहौल बनाने का काम नहीं किया। इस कारण से वहां पे 30 सीटें जो हैं इंडिया अलायंस को, तो 50 बीजेपी को नजर आती है। बिहार में देखिए, वहां पे एक बड़ी जो है अच्छी तरह से चुनाव को लड़ा गया है। लेकिन कहा ना, पैसा मैटर करता है बहुत ज्यादा। सोशल मीडिया और जो मीडिया, दोनों ने एक तरफा जो वहां पे लोगों के ब्रेन वॉश करने का काम किया है। इस कारण से वहां पे जो है बराबरी का टक्कर देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत ज्यादा पब्लिक जो है वो उनके भाषणों में, उनके रैलियों में नजर आई है, वो भी एक्टिव लिसनर्स थे। बजाय दूसरे, अगर आप बीजेपी के अलायंस जो नेताओं की देखेंगे, वहां पे एक म्यूट लिसनर बैठे थे चुपचाप शांति से। कई बार ऐसी भी खबरें आ गई कि पैसे लिए दिए जा रहे हैं, लेकिन इनके लिसनर बहुत ही एक्टिव थे। लेकिन इसलिए यहाँ पे मुझे 20 और 20 का नजर, 50-50 नजर आता है। इसके बाद मैं थर्ड बात करूं झारखंड की, तो झारखंड के बड़े भोले भाले सीधे साधे आदिवासी एरिया भी है, और वोट जो है बहुत अच्छा है वहां का। और जो उनकी वाइफ ने, जो सोरेन की जो वाइफ ने जो काम किया, जो लोगों के बीच में जो उन्होंने इम्प्रेसिव भाषण दिया है, इसका मुझे 101% बेनिफिट उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो चीज वोट में जरूर कन्वर्ट होगा। हालांकि बीजेपी हिंदुत्व को लेकर, मैं बता दूं, यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, एमपी, उसके बाद जो आपको और छत्तीसगढ़, ये सारे राज्य जो है, राजस्थान भी ले लीजिए आप, है ना, हिमाचल भी ले लीजिए, ऐसे राज्य हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा हिंदुत्व को लेकर क्रेज रहता है। और हिंदुत्व को लेकर, जैसे कहा ना कि जो टीडीपी के साथ समझौता किया, इन चीजों को, बीफ वाला मामला भी पहले आ चुका था, इन चीजों को लेकर वो अच्छा काम नहीं कर पाए है। इस कारण से वो डेंट जो लग सकता था बीजेपी को नहीं लगा है। तो मिला जुला कर आप कह सकते हैं कि झारखंड में मुझे इसलिए उनकी वाइफ जो है, जिन्होंने बहुत अच्छा कैंपेनिंग किया है, बहुत अच्छी तरीके से मोर्चा संभाला है, और सिम्पथी वोट भी ले गई है वो, तो इस कारण से मुझे लगता है कि झारखंड में भी जो है कम से कम 10 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जा रही हैं, और 4 सीटें जो है वो ही सिर्फ बीजेपी के पास आ रही है। अब यानी कि मिला जुला कर यहाँ आप देख रहे हैं कि 60 सीटें जो है इंडिया अलायंस के पास है, और 74 यहाँ पे किसके पास है, बीजेपी के पास है। यहाँ 14 सीटों का बेनिफिट एक्स्ट्रा है। अब बात कर रहे हैं हम सबसे ज्यादा जहां पे है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। यहाँ मैं बताऊं कि जब हम गुजरात के लोगों से बात करते हैं, तो वहां नजर आता है कि वहां पे भी गरीब तबके के लिए काम नहीं हुआ है। बस वहां के बच्चे
कपड़ों की, साड़ियों की दुकान में, कपड़ों में, डायमंड कंपनी में, छोटी मोटी चीजों में, छोटे मोटे काम धंधे पे वो लग जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े रोजगार को लेकर उनके बड़े बड़े सपने नहीं है। तो यहाँ पे गुजरात में जैसे कि 26 सीटें हैं, एमपी की 29 हैं, छत्तीसगढ़ की 11 हैं, है ना, राजस्थान की 25 और उड़ीसा की जो है हमारे 21 है। यहाँ पे टोटल 112 सीटों में गुजरात के अंदर दिखा जाता है कि बहुत ज्यादा डेंट नहीं लग पाया, क्योंकि वो कहते हैं ना, गुजरात अस्मिता की बात ले आते हैं। वो चीज जो चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दों से भटक कर कि गुजरात पे आ जाता है कि अदानी वहीं का, अंबानी वहीं का, है ना, बिजनेसमैन बड़े बड़े वहीं के, है ना, मोदी जी वहीं के, गृह मंत्री वहीं के। तो बजाय इसके कि जो अलायंस जो है गुजराती वर्सेस यूपी कर देता, है ना, बाहरी वर्सेस बिहारी कर देता, बिहार में, झारखंड में भी यही कर देता, तो उसको यहाँ बेनिफिट मिल सकता था। लेकिन उन्होंने जो है गुजरात का करके, गुजरात का इलेक्शन भी हो चुका था, उसके बावजूद भी ये मुद्दा वो अन्य राज्यों में नहीं आया है। तो नहीं आया है वो गुजरात में, इसका जो है उनको डेंट नजर नहीं आता है। हालांकि गुजरात के लोग भी जो है बेरोजगारी और कई चीजों से त्रस्त हैं। वहां का भी जो है छोटे मोटे बिजनेसमैन बहुत अच्छे भी काम नहीं कर पा रहे हैं। तो लेकिन उसके बाद भी वहां पे 23 सीटें कम से कम यहाँ नजर आती है कि बीजेपी को मिल पा रही है। 3 ही इंडिया अलायंस के पास है ना। हालांकि 26 की बात भी हो रही है, लेकिन 23 तो है। 29 सीटें जो है एमपी की है, उस एमपी की सीटों को अगर आप देखें तो वहां पे भी 4 सीटें ही इंडिया अलायंस के पास आ रही हैं। 25 सीटें, हालांकि यहाँ बहुत अच्छी तरीके से चुनाव नहीं लड़ पाए इंडिया अलायंस। और ये जो इनके कांग्रेस के कई नेता तो इस तरीके के हैं कि वो ऐसे वक्त में ही बार्गेनिंग कर रहे होते हैं जहां पे पार्टी का जो है मुद्दा जो है वो गिर जाता है। वो ये हो जाता है कि मोदी वर्सेस कौन, है ना, ये माहौल बनाया जाता है। जैसे मैं कहूं कि जब शुरुआती दौर पे जब इलेक्शंस के फेज चल रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो साउथ इंडिया के अंदर एक माहौल पहुंचाने की कोशिश की बीजेपी ने कि हम तो नॉर्थ में जीत ही रहे हैं, है ना। और जब साउथ से नॉर्थ में आए तो उन्होंने कहा नॉर्थ में हमने वोट ले लिया। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल जीत बनाने की कोशिश की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि विपक्ष को उनकी पॉलिटिक्स, उनकी रणनीति से सीख लेनी चाहिए कि वो किस तरीके से इलेक्शन को लड़ रहे हैं। हालांकि बहुत अच्छा इलेक्शन फाइट किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया अलायंस ने बहुत अच्छा इलेक्शन फाइट किया है। लेकिन वो वोट में कन्वर्ट कितना हो पाएगा ये तो अब कल का दिन बताएगा। लेकिन अभी भी अगर वो 255 के पास हैं, आ रहे मेरे उसके अकॉर्डिंग, तो 101% वो सरकार बनाने की पोजीशन में भी है। क्योंकि 25 सीटों को मैंने अभी तक नॉर्थ ईस्ट और कई और भी सीटें हैं जिसको मैंने दोनों तरफ 50-50 करके छोड़ा है। तो ये चीजें हैं। लेकिन मैं मिला जुला कर कह रहा हूं कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस जो दे सकते थे, उनका मुकाबला ऐसी पार्टी से था जिन्होंने 2014 में 19 के लिए जो वादा किया था उसको कहने लगे 22 में करेंगे, 22 में करेंगे। 22 आया तो 22 को भुला दिया उन्होंने, है ना। किसानों के साथ बदतमीजियां हुई, है ना। कई ऐसे मामले हुए जैसे बनारस के अंदर ही मोदी जी अपनी अच्छी परफॉर्मेंस एज एमपी नहीं दिखा पाए। तो मिला जुला कर मुकाबला ऐसे प्लेयर से था जैसे भारत का मुकाबला जिम्बाब्वे से हो और उसके बाद भी भारत हार जाए। तो ये वाली पोजीशन थी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो बेस्ट परफॉर्मेंस, वो रणनीति सामने नजर नहीं आई जो कि आ सकती थी। ये मेरा आकलन है, बहुत बड़ा विश्लेषक तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं अपनी पोएट्री को लिखने के लिए मैं बहुत सारी चीजों को स्टडी कर रहा हूं और बहुत सारी चीजों को देख भी पा रहा हूं। उस चीज को मैंने यहाँ पे आपके सामने पेश किया है। बाकी आपकी वो तो कल का रिजल्ट बताएगा कि मैं कहाँ तक सही हूँ। छत्तीसगढ़ में भी 11 सीट है, जिसमें से 8 सीटें बिल्कुल लग रहा है कि बीजेपी जीत रही है। 3 सीटों पे बहुत ही तगड़ा टक्कर है और वो इंडिया अलायंस के खाते में प्लस में मुझे नजर आता है। राजस्थान के अंदर देखिए बहुत ही ज्यादा इंडिया अलायंस के फेवर में लोग थे, लेकिन मिला जुला कर जो हिंदुत्व का कार्ड चलता है ना, कई बार की वो कहते हैं ना कि बाबरी ताला तोड़ेंगे, ये करेंगे, दोबारा बनाएंगे हिंदुत्व का कार्ड। और मोदी जी ने जैसे कहा ना कि भाषण में जो अपना लेवल गिरा देते हैं, है ना, उस चीज का उस समय उनको बेनिफिट मिल जाता है, जो नैतिकता के आधार पे बिल्कुल गलत है। लेकिन अब कहा नहीं जा सकता कि अब विपक्ष इस चीज को नहीं उठा पाता और मीडिया उस पे मतलब उस पे क्वेश्चनिंग नहीं करता। तो उसके लिए तो विपक्ष को आगे के लिए तैयारी करनी पड़ेगी कि इन चीजों को। और मैं तो मानता हूं कि जैसे पीएमएलए एक्ट के माध्यम से जैसे इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, अगर खुदा न खास्ते सरकार बदल जाती है और कल को ये सत्ताधारियों को अगर
कैद में डाल दिया जाता है पीएमएलए के तहत, और कहा जाता है कि तुम अपने आप को अब निर्दोष प्रूव करके दिखाओ, तुम्हारी ये अलायंस जो है वो कॉरपोरेट के साथ है, ये नहीं है, ये सिद्ध करके दिखाओ, तो इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ये सब चीजें जायज नहीं है, लेकिन फिर भी भारत जैसे देश में ये चीजें अब एकाएक प्रैक्टिस में आई है, मीडिया का इतना नीचे गिर जाना। मैं बार बार मीडिया को क्यों कह रहा हूं कि हम जैसे लोगों को, बुद्धिजीवियों को सोशल मीडिया के माध्यम से, इन माध्यम से क्यों आना पड़ता है, क्योंकि हमें लगता है कि देश हित में ये जरूरी है कि ये बातों को रखी जाए, है ना। तो इसमें राजस्थान में मिला जुलाकर मैंने कहा ना कि 16 सीटें जो है वो बिल्कुल ही बीजेपी के पास, और 9 सीटें जो है वो बिल्कुल इंडिया अलायंस के पास है। दोनों में 2-3 सीटों की गुंजाइश है, लेकिन मुझे फिर भी 9 सीटें यहाँ नजर आती है। और यहाँ उड़ीसा के अंदर मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो नवीन पटनायक के खिलाफ चुनाव हुआ, हो सकता है एक रणनीति का हिस्सा भी रहा हो कि इंडिया अलायंस वहां चुनाव ही ना लड़े, और मिला जुला कर नवीन पटनायक एक दूसरे को और बीजेपी गाली देते रहे, और अंत में 21 की 21 सीटें ही कहां चली जाए, वो बीजेपी के एनडीए के खाते में जाए। इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा भी पॉसिबल है, ये रणनीति का एक हिस्सा होता है ना। और ये भी पॉसिबल है कि नवीन पटनायक, जो कि मुझे यहाँ 8 सीटों पे नजर आ रही है, ठीक है, ये हो सकता है कि अगर अपने जमीर की सुने तो वो जो है इंडिया अलायंस के पास आ जाए, अगर वहां पे बराबर का मामला हो तो। बाकी तो कहा ना, बार्गेनिंग कैपेसिटी किसकी कितनी है वो तो उसके रिजल्ट के बाद डिपेंड करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 22 सीटों पे इंडिया अलायंस, जबकि 82 सीटों पे 60 सीटों का बिल्कुल फायदा बीजेपी को नजर आता है, और 8 सीट यहाँ पे न्यूट्रल थर्ड में मैंने उनको रखा है। और ये जो मैंने कहा ना कि ये आगे का वक्त बताएगा कि रिजल्ट क्या होता है ना। अब देखिए, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, असम, हिमाचल और मणिपुर, इस चीज को समझिए कि जो ममता बनर्जी भारत इंडिया में अलायंस में कई महत्वाकांक्षी, मैं उनको महत्वाकांक्षी नहीं, अति महत्वाकांक्षी कहूंगा, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो जो है ममता बनर्जी जी हो, इन लोगों के कारण मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता, ये मेरा न्यूट्रलाइज होकर जो है ये आकलन है। इन्होंने हालांकि कहा कि हम प्रधानमंत्री के रेस में नहीं है, लेकिन जनता के सामने ये चेहरे बार बार पेश करके ये कोशिश की जाती है कि इंडिया अलायंस बाद में भी टूट सकता है। और वेस्ट बंगाल में अलायंस ना करना ममता बनर्जी के द्वारा, और कांग्रेस के द्वारा अलायंस नहीं करना किसमें, पंजाब में, ये दोनों ही चीजें जो है एक रणनीति के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन मिला जुला कर ओवरऑल पूरे देश में माहौल को बिगाड़ने में काम आ जाता है, जो बीजेपी के हाथ में है एक हथियार। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में सबसे बढ़िया चुनाव लड़ा है अगर विपक्ष ने, तो महाराष्ट्र के अंदर लड़ा है। उसके पीछे भी कारण क्या है कि उद्धव ठाकरे का बहुत ही शालीन व्यवहार, बहुत ही पोलाइट मैनर, और अपने आप में वो वाकई में देखा जाए तो इस राजनीति के वो शिकार हुए बीजेपी के धन बल के। और बाला साहब ठाकरे ने जो काम किया बीजेपी को, जितने कहा ना कि कभी मोदी जी उनके चरणों में गए थे, तो इस कारण से उन्होंने उसके बाद भी उद्धव ठाकरे के साथ जो किया, तो इसको लेकर वहां पे बहुत ही तगड़ा माहौल बीजेपी के खिलाफ रहा है। और मुझे नजर आता है कि शायद बीजेपी वहां पे बिल्कुल ही अच्छा नहीं कर पाएगी। 30 सीटें तो मैं मिनिमम दे रहा हूं जो कि इंडिया अलायंस को, है ना, और 30 सीटें मिनिमम दे रहा हूं, 18 दे रहा हूं बीजेपी के अलायंस को, लेकिन इसमें भी डेंट लग सकता है। 30 से बढ़कर ये 35 भी हो सकती हैं, बाकी तो वक्त बताएगा। वेस्ट बंगाल के अंदर 101% एश्योर हूं मैं कि 22 सीट्स कम से कम ममता बनर्जी जीत रही हैं, लेकिन यहाँ पे अगर वो अलायंस कर लेती तो इसका ये आंकड़ा 22 से बढ़कर 28 और 29 हो सकता था, 30 भी हो सकता था, है ना, 30 हो सकता था, इजिली कह रहा हूं मैं। लेकिन वही चीज है कि वो आगे अच्छी बार्गेनिंग पोजीशन में रहना चाहती हैं, और प्रधानमंत्री के बनने के सपने भी मन में रहते ही हैं। तो ये सब कारण है जो कि यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो है 22 और 20 का आंकड़ा है। ये जो कहा जा रहा है कि वो बीजेपी 30 पे चली जाएगी, ऐसा मुझे कहीं नजर नहीं आता है। हाँ, असम की बात करूं मैं, तो असम में 14 सीट्स है, और यहाँ पे मैं 14 में से 12 भी कह सकता हूं कि यहाँ बीजेपी को मिल सकती है, क्योंकि 9 सीटों पे तो बहुत अच्छी पोजीशन में है वो। जो राहुल गांधी ने जो अपनी रैली चलाई,
उस रैली के साथ अगर वो सोशल मीडिया के तरीके से लोगों को और भी जोड़ते हुए चले जाते तो अपना नेटवर्क और अच्छा बना पाते, जो वो नहीं कर पाए। पहली गलती। दूसरी गलती, कैंडिडेट का चुनाव, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे वो उनका असम में हो, वो बहुत अच्छा नहीं रह पाया है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा उनको। और बीजेपी ने बहुत अच्छे ग्राउंड लेवल के कैंडिडेट्स दिए हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा को एक अच्छी तरीके से जो एक्सपोज कर पाते, वो काम भी बीजेपी नहीं, इंडिया अलायंस नहीं कर पाई असम में। तो इस कारण से जो असम में मिनिमम 9 सीट्स हैं और 5 सीटें जो है इंडिया अलायंस के पास नजर आती हैं, जिसमें लेकिन टक्कर है। हिमाचल में 4 है, जिसमें से 2 और 2 का मुकाबला है। मैं कंगना रनौत की सीट को बड़ा सेफ नहीं मान रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि वहां पे पढ़ा लिखा जो तबका है वो फिर भी उनके इस बड़बोलेपन को पसंद नहीं करेगा। तो इन कारणों से जो है वहां पे 2 सीटों पे बहुत ही जबरदस्त मुकाबला है, तो 2/2 मैंने रखा है। मणिपुर की दोनों ही सीटें जो है इंडिया अलायंस के खाते में आ रही है। तो इस तरीके से 61 सीटें हैं जो कि इस बार इंडिया अलायंस को इन 5 राज्यों में, और 49 जो है वो की नजर आती है किसको, बीजेपी को। तो यहाँ पे इंडिया अलायंस बेनिफिट में है। अब मैं बात करूं कि ओवरऑल जितने भी हमने राज्य की बात की, इन सब को हम जोड़ते हैं तो मैंने अभी तक टोटल जो सीट्स मैंने इन सभी राज्यों का लिया है ना, जैसे कि आप यहाँ पे लेते हैं कि ये शुरुआत से दिल्ली हरियाणा 40 सीटें ये हो गई, 129 साउथ इंडिया की हो गई है ना, ये 134 यूपी बिहार झारखंड हो गया, गुजरात के 112 हो गए, राजस्थान एमपी और छत्तीसगढ़ उड़ीसा मिलाकर, महाराष्ट्र एमपी वेस्ट बंगाल असम ये सब मिलाकर 110 हो गए। तो इस तरीके से मैंने टोटल जो है 225 सीट्स पे मैंने अभी तक यहाँ आपके सामने दिया है। कुछ सीटों की मैंने बात नहीं की है, जैसे लक्षद्वीप में 1 सीट है और वो इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है। लद्दाख के अंदर 1 सीट है, वो भी इंडिया अलायंस के खाते में जा रही है। अंडमान में 1 सीट है, पहले से अंडमान में इंडिया अलायंस है, वो भी कांग्रेस के पास, वो भी जा रही है। गोवा में 2 सीटें हैं, 1 और 1 दोनों के पास जाती हुई नजर आ रही है। दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली में भी 1-1 सीट का मुझे मार्जिन दोनों में नजर आता है। त्रिपुरा में 2 सीटें हैं और वो 1-1 सीटें, मैंने ये इन चीजों को इसमें नहीं लिया है, मैं बताऊं टेबल में। नॉर्थ ईस्ट को मैंने कहा ना, नॉर्थ ईस्ट की कुछ बची हुई सीटें और वो सब चीजों को नहीं लिया है। अरुणाचल है, वहां 2 सीटें हैं, वहां पे भी 1/1 का नजर आता है। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो दोनों ही आकर 260 के रेंज में खड़े हो जा रहे हैं, है ना। जो आंकड़ा 543 में बनता है 272 का जो भी है, वो नजर नहीं आ रहा है दोनों में, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों बराबरी के टक्कर पे अभी तक नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर एंटी इनकम्बेंसी का कहीं पे भी थोड़ा सा बेनिफिट और मिल जाता है तो इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है, बशर्ते कि अगर महाराष्ट्र के अंदर जो है कहा ना कि कई पॉलिटिकल चीजों को मैं जहां तक देख पा रहा हूं, जैसे कि कुछ सीटें अगर उनको मिलती हैं शरद पवार जी के भतीजे को, अजीत पवार को, और वो उसको अपने साथ ला पाते हैं। ये कहा ना, अभी तक राजनीति में ऐसी ऐसी चीजें होती आई हैं। तो इन्हीं चीजों को लेकर मैं कई ऐसी संभावनाएं जैसे देख रहा हूं, जैसे कि एक ममता बनर्जी, एक उड़ीसा में आपके जो नवीन पटनायक हो गए, इधर आपके टीडीपी के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, जो पहले से ही अलायंस के जो है वो क्या रहे हैं, मतलब सूत्रधार रहे हैं वो, जैसे शरद पवार जैसे ऐसे लोग। फिर उधर से नीतीश जी हो गए। ये सब लोग मिला जुलाकर कभी भी पलटा मार सकते हैं, इस कारण से सरकार कहीं पे भी नजर नहीं आती। मैं आपको बताऊं कि मेरी जो पोएम है जंगल में चुनाव, उसके अंदर यही कंडीशन, वो भी मेरी आज की लिखी हुई नहीं है, 2019 से पहले पब्लिश कराना चाहता था। उस समय भी अगर ये नहीं हुआ होता, सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा वगैरह के, तो हालात ऐसे ही थे। मैं 2-3 चीजें कहूंगा कि ब्लैक मनी को लेकर बहुत अच्छा माहौल बना हुआ था, लेकिन नोटबंदी करके ये दिखाने की कोशिश की गई कि नोटबंदी से ब्लैक मनी आएगा। जनता समझ नहीं पाई 2 साल में, जब तक इलेक्शन हो गया और 2019 में वो दोबारा जीत गए। दूसरा, सर्जिकल स्ट्राइक से एक एकाएक माहौल बन गया राष्ट्र को लेकर, है ना, जिसका वोट उधर मिल गया बीजेपी को, और इस कारण से भी उनको अच्छे वोट मिल गए। कहने का मतलब 2014 के काम पे कतई वोट नहीं मिले थे, वो 2019 एक अलग तरीके का ही चुनाव रहा था, है ना। लेकिन इस बार का चुनाव कोई ऐसे मुद्दे पे नहीं है, इस कारण से मैं 30 वोट का कम से कम और स्विंग देख रहा हूं, है ना। लेकिन फिर भी अभी ओवरऑल मिलाकर मैं ये देखता हूं कि अभी
जो इस कंडीशन में मैंने जो 525 सीट्स ली है, इस 525 सीट्स के अंदर जो है इंडिया अलायंस के 255 और एनडीए के 252 सीट्स हैं। और जो बाकी जो है 18 सीट्स जो मैंने 10 वहां पे जो बोला है YSR रेड्डी की और 8 नवीन पटनायक की, 18 तो यही हो गए। और बाकी और भी सीटें मिलाकर जो कि मैंने लगभग 18 सीटों पे अभी और आकलन जो मैंने अभी बता दिया, 1 1 2 2 सीट, जिसको मैंने टेबल में नहीं बना के दिखाई। इसी में मुझे काफी टाइम लग गया, पहली बार ऐसा टेबल मैंने खुद बनाया है। सीख रहा हूँ, लर्निंग मोड में रहता हूँ, कहीं कुछ ना कुछ करने की कोशिश रहती है। तो इसलिए तो ये आपके सामने अभी टेबल है और इसमें आपको देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा ही मार्जिनल हल्का हल्का डिफरेंस है। और मेरे आकलन आज तक गलत हुए नहीं है। मैं बहुत ही स्टडी करके, चाहे मैं लास्ट मोमेंट पे दूं, चाहे मैं 12 बजे रात को वन डे बिफोर देता हूं, लेकिन मतलब देता हूं पूरी स्टडी और अच्छे आकलन के साथ। तो ये चीजें मेरे सामने है। हैंग गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। कोई भी सरकार 300 350 का आंकड़ा तब आ सकता है जो कि उस स्टेज में जब कुछ न कुछ वोटिंग को लेकर और भी कहीं ना कहीं जो है कहाँ में बैड प्रैक्टिसेस भी होती हैं, पैसे बांटे जाते हैं, शराब बांटे जाते हैं, छोटे छोटे नेताओं को खरीदे बेचे जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो वहाँ के ग्राउंड पे रहने वाले लोग ही समझ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो एक मैं इन सब चीजों के आंकड़े को अकॉर्डिंग तो मुझे यही नजर आता है कि अभी की तारीख में हैंग गवर्नमेंट है। बाकी मैं अपने जंगल में चुनाव की लास्ट एपिसोड डालूंगा, उसमें हैंग गवर्नमेंट के बाद मैंने जो किया है वो सामने पेश करूंगा। आज बस इतना ही आज के लिए काफी है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर ये मेरे आकलन बिल्कुल सही होते हैं तो मेरे लिए भी ये काफी खुशी की बात होगी और उस आपसे एक अच्छी सरकार भी मिले आपको। तो यही नहीं, शुभकामनाओं के साथ कि कल का दिन आपके लिए अच्छा रहे, आपके हिसाब से रहे, है ना। सभी को जय हिंद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।